हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन अर्थात एक विमीय गति। चलो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। एक विमीय गति में हम बात करते हैं पहले स्थिति की यानी पोजीशन की। कोई वस्तु बिंदु O पर स्थित है, कोई वस्तु बिंदु O पर स्थित है। तीन प्रेक्षक उस वस्तु को तीन विभिन्न स्थानों से देख रहे हैं, तो तीनों प्रेक्षकों के बिंदु O से की स्थिति के बारे में भिन्न भिन्न प्रेक्षण होंगे तथा कोई भी गलत नहीं होगा, क्योंकि वे वस्तु को अपनी विभिन्न स्थितियों से देख रहे हैं। बिंदु A होगा, यह देख रहा है, प्रेक्षक B वो भी देख रहा है और प्रेक्षक C भी देख रहा है, लेकिन तीनों की स्थिति अलग अलग है और तीनों अलग अलग स्थिति से बिंदु या वस्तु O को देख रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। प्रेक्षक A कहता है कि बिंदु O पश्चिम दिशा में 3 मीटर दूरी पर है। प्रेक्षक B कहता है कि बिंदु O दक्षिण दिशा में 4 मीटर दूरी पर है। प्रेक्षक C कहता है कि बिंदु O पूर्व दिशा में 5 मीटर दूरी पर है। अतः किसी भी वस्तु की स्थिति दो कारकों द्वारा पूर्ण रूप से व्यक्त की जा सकती है या की जाती है, प्रेक्षक से उसकी दूरी तथा प्रेक्षक से के सापेक्ष इसकी दिशा। अतः किसी भी बिंदु की स्थिति को स्थिति सदिश से व्यक्त किया जाता है। माना XY तल में एक बिंदु P स्थित है जिसके निर्देशांक XY है, तो बिंदु का स्थिति सदिश R वेक्टर बराबर XI कैप प्लस YJ कैप होगा तथा यदि बिंदु आकाश में स्थित हो तो इसके निर्देशांक XYZ होते हैं तथा इसकी स्थिति सदिश R वेक्टर बराबर XI कैप YJ कैप प्लस ZK कैप होगा। ये इससे व्यक्त किया जाएगा और स्थिति सदिश को व्यक्त भी इसी तरह किया जाता है। अब बात आती है विराम तथा गति की। कोई वस्तु रेस्ट में है या मोशन में है। यदि कोई वस्तु समय के साथ दिए गए निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदलती है तो वह विराम अवस्था में कही जाती है तथा यदि कोई वस्तु समय के साथ निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है तो वह वस्तु गति में कही जाती है। निर्देश तंत्र यह निर्देशांकों के उस समूह का निकाय है जो कि उस निर्देश के फ्रेम से जुड़ा होता है जिसके सापेक्ष प्रेक्षक की घटना की व्याख्या की कर सकता है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा यात्री प्लेटफॉर्म पर स्थित किसी पेड़ को विराम अवस्था में पाता है, लेकिन वहीं यात्री जब स्टेशन में से गुजरती हुई रेलगाड़ी से पेड़ को देखता है तो उसे गति अवस्था में पाता है। दोनों ही स्थितियों में प्रेक्षक सही है, लेकिन प्रेक्षक भिन्न है, क्योंकि प्रथम स्थिति में प्रेक्षक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और जो कि एक स्थिर निर्देश तंत्र है तथा दूसरी स्थिति में प्रेक्षक गतिमान रेलगाड़ी में स्थित है जो एक गतिमान निर्देश तंत्र है। अतः विराम तथा गति पद है जो कि निर्देश तंत्र पर भी निर्भर करती है। अतः विराम तथा गति सापेक्षिक पद है जो कि निर्देश तंत्र पर भी निर्भर करती है। अब देखते हैं विमाओं के आधार पर गति के प्रकार। विमाओं के आधार पर गति 3 प्रकार की होती है: एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। एक विमीय गति सरल रेखा में वस्तु की गति की एक विमीय गति कहलाती है।
समतल में वस्तु की गति द्विविमीय गति कहलाती है, जबकि आकाश में वस्तु की गति त्रिविमीय गति कहलाती है। जब किसी वस्तु की स्थिति का सिर्फ एक निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित होता है तो वस्तु एक विमीय रूप से गतिमान कहलाती है, और जब वस्तु की स्थिति के दो निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित हो तो वह द्विविमीय गति कहलाती है, और जब किसी वस्तु की स्थिति के तीनों निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित होते हैं तो वह वस्तु त्रिविमीय रूप से गतिमान कहलाती है। और इनके उदाहरण देखें तो एक विमीय गति के उदाहरण हैं सीधी सड़क पर कार की गति, दूसरा है मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गति। द्विविमीय गति के उदाहरण हैं वृत्तीय मार्ग पर कार की गति तथा बिलियर्ड गेंद की गति। त्रिविमीय गति के उदाहरण हैं उड़ती हुई पतंग की गति तथा उड़ते हुए कीट की गति। और ये उदाहरण एनडीए डिफेंस के एग्ज़ाम आदि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। कण अथवा बिंदु द्रव्यमान पदार्थ का सबसे सूक्ष्म भाग जिसकी विमाएं शून्य हो, जिसे द्रव्यमान तथा स्थिति से अभिव्यक्त किया जा सके, कण अथवा बिंदु द्रव्यमान कहलाता है। यदि वस्तु का आकार वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य हो तो उसे फिजिक्स में कण मान लिया जाता है। एक वस्तु को या कणों के समूह को कण कहा जाना गति के प्रकार पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति में विभिन्न ग्रहों को कण माना जा सकता है। उपरोक्त अवधारणा में जब किसी वस्तु को कण मानते हैं तो वस्तु के सभी भागों में विस्थापन, वेग व त्वरण समान होता है। दूरी तथा विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी दिए गए समय अंतराल में गतिमान कण द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यदि कोई कण बिंदु ए से प्रारंभ होकर बी तक तथा तत्पश्चात बिंदु सी तक पहुंचता है तो जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, जैसा कि चित्र में कोई वस्तु ए से प्रारंभ होकर बी और फिर बी से सी तक पहुंचती है तो कण द्वारा चली गई दूरी 7 मीटर है। दूरी एक अदिश राशि है। विमाएं m1, m0, L1, T0 है और मात्रक SI मात्रक मीटर है। विस्थापन किसी वस्तु की स्थिति सदिश में परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं, अर्थात प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति को जोड़ने वाली सरल रेखा की लंबाई विस्थापन कहलाती है। विस्थापन एक सदिश राशि है। विमाएं इसकी m0, L0, L1, T0 है। मात्रक SI मात्रक इसका मीटर है और उपरोक्त चित्र से कण का विस्थापन AC वेक्टर बराबर AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर बराबर AC का परिमाण। AC का परिमाण बराबर अंडररूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2AB BC कोस 90 बराबर 5 मीटर है, अतः विस्थापन 5 मीटर होगा। यदि S1, S2, S3, Sn किसी वस्तु के विस्थापन हो तो कुल विस्थापन अलग अलग विस्थापनों का सदिश योग होता है। दूरी तथा विस्थापन के बीच तुलना। विस्थापन का परिमाण दो स्थितियों के बीच न्यूनतम संभव दूरी के बराबर होता है, अतः दूरी विस्थापन के परिमाण से बड़ी या बराबर होती है। गतिमान कण के लिए दूरी कभी ऋणात्मक अथवा शून्य नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन
हो सकता है। शून्य विस्थापन का अर्थ है कि वस्तु गति के पश्चात अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ चुकी है, अर्थात दूरी हमेशा 0 से बड़ी होती है, लेकिन विस्थापन 0 से बड़ा, बराबर व छोटा हो सकता है। दो बिंदुओं के मध्य गति के लिए विस्थापन अद्वितीय फलन होता है, जबकि दूरी वास्तविक पथ पर निर्भर करती है, अर्थात इसके अनंत मान हो सकते हैं। गतिमान कण के लिए दूरी समय के साथ कभी घट नहीं सकती, जबकि विस्थापन समय के साथ घट सकता है। समय के साथ विस्थापन घटने का अर्थ है कि वस्तु प्रारंभिक बिंदु की ओर गतिमान है। सामान्यतः विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर नहीं होता है। फिर भी यदि गति सरल रेखा के अनुदिश दिशा अपरिवर्तित रहते हुए होती है तो विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर हो सकता है। चित्र में यदि RA वेक्टर तथा RB वेक्टर कण की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति सदिश हैं, तब कण का विस्थापन RAB वेक्टर बराबर RB वेक्टर माइनस RA वेक्टर तथा कण चित्रानुसार पथ APB में गति करता है तो चली गई दूरी S होती है। चाल तथा वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। चाल किसी गतिमान वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर को वस्तु की चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका प्रतीक v है। विमाएँ m0 L1 t-1 है। मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, SI मात्रक, और CGS पद्धति में सेंटीमीटर पर सेकंड है। चाल के कई प्रकार होते हैं, जैसे एक समान चाल। जब कोई कण समान समय अंतराल में, चाहे अंतराल कितना भी छोटा क्यों न हो, समान दूरी तय करता है तो इसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। दिए गए चित्र में एक मोटरसाइकिल सवार समान दूरी 5 मीटर प्रत्येक सेकंड में चलता है, अतः हम कह सकते हैं कि कण 5 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से चल रहा है। इस चित्र में आप देख सकते हैं, अच्छा है ना चित्र। यह बाइक सवार प्रत्येक सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करता है, अतः हम कह सकते हैं कि यह एक समान चाल से चल रहा है। पहली सेकंड में भी इसका वेग 5 मीटर पर सेकंड था, दूसरी सेकंड में भी, तीसरी सेकंड में भी, अतः यह एक समान चाल से चल रहा है। असमान या परिवर्ती चाल। जब कोई कण समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो इसकी चाल असमान अथवा परिवर्ती चाल कहलाती है। ये दिए गए चित्र में साइकिल सवार प्रथम सेकंड इस दिए गए चित्र में बाइक सवार पहली सेकंड में 5 मीटर दूरी तथा दूसरी सेकंड में 8 मीटर दूरी तथा तीसरी सेकंड में 10 मीटर दूरी तय करता है। अतः हम देखते हैं कि पहली सेकंड में भी चाल इसकी समान नहीं है, दूसरी सेकंड में भी समान नहीं है और तीसरी में भी समान नहीं है, अतः यह असमान या परिवर्ती चाल से चल रही है। हमने देखा है कि प्रथम सेकंड में 5 मीटर, द्वितीय सेकंड में 8 मीटर तथा तृतीय सेकंड में 10 मीटर व चौथे सेकंड में 4 मीटर आदि दूरियां तय करता है। इसकी चाल प्रत्येक सेकंड के लिए भिन्न है। इसका अर्थ है कि कण असमान चाल से गतिमान है। चाल का अगला प्रकार है औसत चाल। दिए गए समय अंतराल में चली गई दूरी
तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। अतः औसत चाल बराबर चली गई दूरी बटे लिया गया समय। v एवरेज बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। समय औसत चाल, जब कोई कण भिन्न भिन्न समय अंतरालों में t1, t2, t3 में भिन्न भिन्न चालों v1, v2, v3 से चलता है तो यात्रा के संपूर्ण समय हेतु इसकी औसत चाल समय औसत चाल कहलाती है। v एवरेज बराबर कुल तय की गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। अतः v एवरेज बराबर d1 प्लस d2 प्लस d3 dn अपॉन t1 प्लस t2 प्लस tn, या v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 ऐसे ही आगे तक बटे t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn तक। और इस तरह हम समय औसत चाल ज्ञात कर सकते हैं। नाउ दूरी औसत चाल, जब कोई कण भिन्न भिन्न दूरियां d1, d2, d3, dn भिन्न भिन्न दूरियों में समय अंतरालों t1 प्लस t1, t2, t3, tn में क्रमशः v1, v2, v3 चाल से तय करता है तो यात्रा की संपूर्ण दूरी हेतु इसकी औसत चाल दूरी औसत चाल कहलाती है। v एवरेज बराबर तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय d1 प्लस d2 प्लस d3 बटे t1 प्लस t2 प्लस t3 बराबर d1 प्लस d2 प्लस d3 बटे d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2 प्लस d3 अपॉन v3 प्लस ऐसे ही। और इस तरह हम दूरी औसत चाल ज्ञात कर सकते हैं संपूर्ण दूरी के लिए। दूरी औसत चाल बोले तो चाल और दूरी के रूप में औसत चाल ज्ञात करना। यदि समय के साथ चाल लगातार बदल रही हो तो v एवरेज बराबर v का t के सापेक्ष समाकलन तथा dt का बटे dt का समाकलन। तात्क्षणिक चाल, किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल को उस वस्तु की तात्क्षणिक चाल कहते हैं। जब हम चाल कहते हैं तो इसका सामान्य अर्थ तात्क्षणिक चाल से ही होता है। तात्क्षणिक चाल बहुत सूक्ष्म समय अंतराल के लिए औसत चाल होती है। अतः तात्क्षणिक चाल v बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, जहाँ t 0 की ओर अग्रसर है अतः ds अपॉन dt होता है। वेग, किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में स्थिति परिवर्तन की दर अर्थात समय के साथ विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका प्रतीक v वेक्टर होता है। विमाएं m0 l1 t-1 होता है तथा मात्रक SI मात्रक मीटर पर सेकंड तथा CGS पद्धति में सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। वेग के प्रकार, वेग कई प्रकार के होते हैं जैसे एक समान वेग। एक कण एक समान वेग से गतिमान कहा जाता है जब इसका परिमाण तथा दिशा दोनों ही एक समान रही। यह केवल तभी संभव है जब कण एक सरल रेखा में एक ही दिशा में गतिमान हो। असमान वेग, एक कण असमान वेग से गतिमान कहा जा सकता है यदि इसकी दिशा अथवा परिमाण परिवर्तित होते हैं या फिर दोनों एक साथ परिवर्तित होते हैं। औसत वेग,
वस्तु के कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय होता है। अतः v वेक्टर एवरेज बराबर डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। तात्क्षणिक वेग किसी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी निश्चित क्षण पर किसी कण के स्थिति सदिश में परिवर्तन की दर तात्क्षणिक वेग कहलाती है। तात्क्षणिक वेग v वेक्टर बराबर डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा टी 0 की ओर अग्रसर है। अतः डी आर वेक्टर अपॉन डी टी होता है। तात्क्षणिक चाल तथा तात्क्षणिक वेग की तुलना करना। तात्क्षणिक वेग सदैव कण द्वारा तय किए गए पथ की स्पर्श रेखीय दिशा में होता है। स्पर्श रेखीय बोले तो ग्राफ में स्पर्श रेखा के अनुदिश। जब एक पत्थर O से फेंका जाता है तो प्रक्षेपण बिंदु तात्क्षणिक वेग v1 वेक्टर। जब कोई पत्थर O से फेंका जाता है तो प्रक्षेपण बिंदु कण का तात्क्षणिक वेग v1 है। बिंदु A पर पत्थर का तात्क्षणिक वेग v2 है तथा इसी प्रकार बिंदु B व C पर क्रमशः v3 और v4 है, जो कि स्पर्श रेखा के अनुदिश है। ये ग्राफ y अक्ष पर दूरी तथा x अक्ष पर t समय के बीच में है। इन वेगों की दिशा प्रक्षेप्य पथ पर दिए गए बिंदु के स्पर्श रेखा के अनुदिश ज्ञात की जा सकती है। स्पर्श रेखा खींचकर की ज्ञात की जा सकती है। यह संभव है कि किसी कण की तात्क्षणिक चाल नियत हो परंतु तात्क्षणिक वेग नियत नहीं हो, परिवर्ती हो। उदाहरण के लिए, जब कोई कण एक समान वर्तीय गति से गति करता है तो इसकी चाल प्रत्येक क्षण नियत रहती है, जबकि परंतु वेग प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता रहता है। तात्क्षणिक वेग का परिमाण तात्क्षणिक चाल के बराबर होता है। यदि कोई कण नियत वेग से गतिमान है तो इसके औसत वेग तथा तात्क्षणिक वेग सदैव समान होंगे। यदि विस्थापन समय का फलन है तो विस्थापन का समय के साथ अवकलज वेग के तुल्य होता है। माना x विस्थापन है a0 माइनस a1t प्लस a2t स्क्वायर है। तात्क्षणिक वेग dx अपॉन dt बराबर d a0 माइनस a1t प्लस a2t स्क्वायर अपॉन dt है। v बराबर होगा माइनस a1 प्लस 2at। t के दिए गए मान के लिए हम तात्क्षणिक वेग ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए t0 पर तात्क्षणिक वेग v वेक्टर बराबर माइनस a1 तथा तात्क्षणिक चाल a1 होगी। औसत चाल तथा औसत वेग की तुलना करना। औसत चाल एक अदिश राशि है जबकि औसत वेग एक सदिश राशि है। दोनों के मात्रक मीटर पर सेकंड है तथा विमाएं Lt-1 है, समान होते हैं। औसत चाल वेग अथवा वेग उस समय अंतराल पर निर्भर करते हैं जिसमें वह परिभाषित हो। दिए गए समय अंतराल के लिए औसत वेग का सिर्फ एक ही मान होता है, जबकि औसत चाल के कई मान हो सकते हैं जो तय किए गए पथ पर निर्भर करते हैं। यदि वस्तु की गति के पश्चात अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आती है तो v एवरेज 0 होता है, चूँकि डेल्टा आर 0 है, परंतु v एवरेज 0 से बड़ा अथवा नियत
नहीं हो सकता क्योंकि डेल्टा एस 0 के बराबर है। गतिमान वस्तु के लिए औसत चाल कभी ऋणात्मक अथवा शून्य नहीं हो सकती, जबकि औसत वेग ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है, अर्थात v एवरेज 0 से बड़ा होता है, जबकि v वेक्टर एवरेज 0 से बड़ा भी हो सकता, 0 से छोटा होता है, क्योंकि चाल ऋणात्मक है। जैसा कि हम जानते हैं, दिए गए समय अंतराल के लिए दूरी विस्थापन के परिमाण से बड़ी और बराबर होती है, छोटी नहीं हो सकती। औसत चाल औसत वेग के बराबर और बड़ी हो सकती है, लेकिन औसत वेग से औसत चाल कभी छोटी नहीं हो सकती। त्वरण एक्सेलरेशन किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर उसका त्वरण कहलाती है। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वेग परिवर्तन की दिशा में होती है, वेग की दिशा में नहीं। अर्थात वेग की दिशा में हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन वेग परिवर्तन की दिशा में हमेशा होती है। वेग में परिवर्तन कई प्रकार से हो सकता है। जब केवल वेग की दिशा परिवर्तित हो तो भी वेग में परिवर्तन हो सकता है, और जब केवल वेग का परिमाण बदले तो वेग में परिवर्तन हो सकता है, और जब वेग और परिमाण दोनों बदले तो भी वेग में परिवर्तन हो सकता है, अर्थात त्वरण हो सकता है। दिशा में परिवर्तन के कारण वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण वेग के लंबवत होता है, और केवल वेग में के परिमाण में परिवर्तन की वजह से त्वरण होता है तो त्वरण वेग के समांतर तथा प्रति समांतर हो सकता है। दिशा व परिमाण दोनों के कारण वेग में परिवर्तन होता है तो वहाँ पर त्वरण जो उत्पन्न होता है उसके दो घटक होंगे, एक वेग के लंबवत होगा और दूसरा वेग के समांतर होगा या प्रति समांतर होगा। दिशा के कारण वेग में परिवर्तन का एक उदाहरण है एक समान वृत्तीय गति, और परिमाण के कारण वेग में परिवर्तन का एक उदाहरण है गुरुत्व के अधीन गति। और दिशा व परिमाण दोनों के कारण वेग में परिवर्तन का उदाहरण है प्रक्षेपी गति या प्रोजेक्टाइल मोशन। त्वरण की विमाएँ होती है m0l1t-2 और मात्रक होता है मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। SI मात्रक होता है तथा जबकि CGS मात्रक सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण के कई प्रकार होते हैं। एक समान त्वरण, यदि कण की गति के दौरान त्वरण का परिमाण व दिशा नियत रहे तो कण का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। इसकी गति एक समान त्वरित गति कहलाती है। परिवर्ती या असमान त्वरण, यदि गति के दौरान कण के त्वरण का परिमाण व दिशा अथवा दोनों परिवर्तित होते हैं तो यह परिवर्ती त्वरण कहलाता है। औसत त्वरण एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी होता है, अतः v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन डेल्टा टी होता है। औसत त्वरण सदिश की दिशा वेग सदिश में परिवर्तन की दिशा में होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन a वेक्टर बराबर डेल्टा v वेक्टर अपॉन टी वेक्टर होता है। तात्क्षणिक वेग तात्क्षणिक त्वरण वह त्वरण होता है जब डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, जहाँ टी 0 की ओर अग्रसर होता है तो डी वी वेक्टर अपॉन डी टी तात्क्षणिक त्वरण होता है। गतिमान वस्तु की तात्क्षणिक वेग की दिशा तथा त्वरण की दिशा में कोई संबंध नहीं होता है, जिसे हम उदाहरण स्वरूप निम्न चित्रों में देख सकते हैं। इस चित्र में देखें तो यहाँ पर वेग की दिशा स्पर्शरेखीय है, जबकि त्वरण की दिशा अभिकेंद्रीय है,
और इस प्रोजेक्टाइल मोशन में देखें तो वेग की दिशा एक्स अक्ष के अनुदिश है, जबकि त्वरण की दिशा वाई अक्ष के अनुदिश माइनस की ओर है, नीचे की ओर है। मतलब चूंकि वेग की दिशा व त्वरण की दिशा में कोई संबंध नहीं होता है, उदाहरण के लिए एक समान वर्तीय गति में थीटा 0 होता है, अर्थात वेग व त्वरण के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, जबकि प्रक्षेपीय गति में यह कोण परिवर्तित होता रहता है। m द्रव्यमान के किसी कण पर F बल लगाने पर कार्य करता है तो न्यूटन के द्वितीय नियम से त्वरण a वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन m वेक्टर होता है। अतः m द्रव्यमान के किसी कण पर F बल लगाने पर जो कार्य होता है वह न्यूटन के द्वितीय नियम से a वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन m होता है, जहाँ m द्रव्यमान है। परिभाषा से a वेक्टर बराबर dv वेक्टर अपॉन dt, अतः d2x वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर होता है। अतः x का t के सापेक्ष 2 बार अवकलन के बराबर त्वरण होता है। हाँ, v वेक्टर बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t होता है। यहाँ a वेक्टर आएगा, a वेक्टर अर्थात यदि x समय का फलन है तो विस्थापन द्वितीय अवकलज त्वरण कहलाता है। यदि वेग स्थिति का फलन है तो श्रृंखला नियम से a बराबर dv अपॉन dt बराबर dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt बराबर v इंटू dv अपॉन dx, जहाँ v बराबर dx अपॉन dt है। त्वरण धनात्मक, शून्य व ऋणात्मक हो सकता है। त्वरण का अर्थ है वेग समय के साथ बढ़ रहा है या घट रहा है। शून्य त्वरण का अर्थ है वेग एक समान है या नियत है, जबकि ऋणात्मक त्वरण का मान है या मंदन का अर्थ है कि वेग समय के साथ घट रहा है। गुरुत्व के अधीन गति में त्वरण g के बराबर होता है, जहाँ g गुरुत्वीय त्वरण है। इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर अथवा 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब देखते हैं स्थिति समय ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। गति के दौरान कण की गति की विश्लेषण चर VAS समय के साथ परिवर्तित होते हैं और यह ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है कि वह किस तरह परिवर्तित होते हैं। स्थिति समय ग्राफ में हम x अक्ष पर समय व y अक्ष पर कण की स्थिति को दर्शाते हैं और इस तरह स्थिति समय ग्राफ में ग्राफ खींचकर वेग ज्ञात किया जा सकता है। स्थिति समय ग्राफ का ढाल हमेशा वेग को प्रदर्शित करता है। चित्र में देखते हुए माना कि किसी गतिमान कण के लिए स्थिति समय ग्राफ AB है, तब वेग बराबर स्थिति में परिवर्तन बटा लिया गया समय। अतः वेग बराबर y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1 होता है। यहाँ चित्र में tan थीटा लगाने पर tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1 होता है। अतः tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। समीकरण 1 व 2 से tan थीटा वेग के बराबर होता है। अतः स्पष्ट है कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर वेग बराबर tan थीटा प्राप्त होता है। स्पष्ट है कि स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता कण के वेग को प्रदर्शित करती है। स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता कण के वेग को प्रदर्शित करती है।
स्थिति समय ग्राफ में जब ग्राफ खींचा जाता है तो ग्राफ भिन्न भिन्न स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, जहां यदि थीटा बराबर 0 हो तो वेग भी 0 होगा। इस ग्राफ में ढाल यानी थीटा बराबर 0 है तो वेग भी 0 है। अतः समय अक्ष के समांतर रेखा कण की विराम स्थिति को प्रदर्शित करता है। अतः समय के साथ स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही है। सेकंड स्थिति में थीटा बराबर 90 है, अतः v अनंत होता है, अर्थात समय अक्ष के लंबवत रेखा प्रदर्शित करती है कि कण की स्थिति परिवर्तित हो रही है, परंतु समय परिवर्तित नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है कि कण का वेग अनंत है। व्यावहारिक रूप से यह ग्राफ असंभव है। और यदि दिए ग्राफ में थीटा जहाँ नियतांक है, वेग भी नियतांक होगा, जहाँ ए यानी कि त्वरण 0 होगा, अर्थात नियत ढाल की रेखा कण के एक समान वेग को दर्शाती है। इस दिए हुए ग्राफ में थीटा बढ़ रहा है, वे भी बढ़ रहा है, अर्थात त्वरण ए धनात्मक होगा, अर्थात स्थिति अक्ष की ओर झुकने वाली रेखा कण के बढ़ते वेग को प्रदर्शित करती है। इसका अर्थ है कि कण त्वरित हो रहा है। यह दिया स्थिति समय ग्राफ जिसमें थीटा घट रहा है, अतः वेग भी घट रहा है, अर्थात त्वरण ऋणात्मक होगा। समय अक्ष की ओर झुकने वाली रेखा कण के घटते वेग को प्रदर्शित करती है। इसका अर्थ है कि कण मंदित हो रहा है। इस दिए हुए स्थिति समय ग्राफ में थीटा नियत है परंतु 90 डिग्री से अधिक है, अतः वेग नियत होगा लेकिन ऋणात्मक होगा। अतः ऋणात्मक ढाल की रेखा यह प्रदर्शित करती है कि कण निर्देश बिंदु की ओर लौटता है व ऋणात्मक विस्थापन प्राप्त होता है। इस स्थिति समय ग्राफ में विभिन्न ढालों के सरल रेखीय खंड यह प्रदर्शित करते हैं कि एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात कण का वेग परिवर्तित होता है। इस स्थिति समय ग्राफ के अंतर्गत यह ग्राफ यह प्रदर्शित करता है कि एक क्षण पर कण की दो स्थितियां हैं जो कि संभव नहीं है। इस दिए हुए स्थिति समय ग्राफ में यह ग्राफ यह प्रदर्शित करता है कि प्रारंभ में मूल अवस्था की ओर आता है कण तथा फिर यह मूल अवस्था से दूर जाता है। यदि दूरी तथा समय के बीच ग्राफ खींचा जाए तो सदैव बढ़ता हुआ वक्र प्राप्त होता है तथा यह कभी भी मूल अवस्था पर वापस नहीं आ सकता, क्योंकि समय के साथ दूरी कभी नहीं घटती है। अतः इस प्रकार का दूरी समय ग्राफ केवल बिंदु ए तक ही सत्य है। बिंदु ए के पश्चात ये सत्य नहीं है। अतः विस्थापन घट सकता है लेकिन समय के साथ दूरी कभी नहीं घटती, अतः यह ग्राफ असंभव है, यह सत्य नहीं है। वेग समय ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्स अक्ष के अनुदिश समय t लेकर y अक्ष पर वेग लेकर समय ग्राफ खींचा जाता है और इस ग्राफ में दूरी तथा विस्थापन का परिकलन वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल दिए गए समय अंतराल में विस्थापन तथा दूरी को प्रदर्शित करता है। कुल दूरी a1 a2 प्लस a3 है। कुल दूरी दिया क्षेत्रफल a1 a2 a3 है। विभिन्न क्षेत्रफलों के मापांक का योग s
बराबर v का मापांक इंटू t का समाकलन dt के सापेक्ष समाकलन कुल विस्थापन को प्रदर्शित करता है। अतः विस्थापन बराबर a1 प्लस a2 प्लस a3 है। चिन्हों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रफलों का योग किया जाता है तो r बराबर v का dt के सापेक्ष समाकलन होता है। समय अक्ष के ऊपर का क्षेत्रफल धनात्मक तथा समय अक्ष के नीचे का क्षेत्रफल ऋणात्मक लिया जाता है। यह दिया चित्र वेग समय ग्राफ को प्रदर्शित करता है, जिसमें अलग अलग प्रकार से 3 त्रिभुज बने हुए हैं A1, 1, 2 और 3। वह इनके क्षेत्रफल A1, A2, A3 है। यहाँ A1, A2 क्रमशः त्रिभुज 1 व 2 के क्षेत्रफल हैं तथा A3 समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। त्वरण का परिकलन। माना AB किसी गतिमान कण के लिए वेग समय ग्राफ है और इस ग्राफ में वेग समय ग्राफ में ढाल त्वरण को प्रदर्शित करता है। अतः त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बता लिया गया समय v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर त्वरण A बराबर tan थीटा प्राप्त होता है। स्पष्ट है कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता कण के त्वरण को प्रदर्शित करती है। वेग समय ग्राफ में विभिन्न स्थितियां संभव है। विभिन्न स्थितियों में वेग समय ग्राफ अलग अलग भाषाएं बोलता है। जैसे समय के साथ समांतर रेखा प्रदर्शित करने वाला ग्राफ, अर्थात जहाँ थीटा बराबर जिसका ढाल थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो a बराबर 0 होगा, अर्थात v नियत होगा। इसका अर्थ है कि समय अक्ष के समांतर रेखा यह प्रदर्शित करती है कि गतिमान कण वेग नियत है। वेग समय ग्राफ में यदि ग्राफ थीटा बराबर 90 डिग्री जहाँ a बराबर अनंत है, वेग बढ़ रहा है, अर्थात समय के साथ समय अक्ष के लंबवत रेखा यह प्रदर्शित करती है कि कण का वेग बढ़ रहा है परंतु समय परिवर्तित नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है कि कण का त्वरण अनंत है। व्यवहारिक रूप से यह संभव नहीं है। वेग समय ग्राफ की यदि थीटा बराबर नियत हो तो a अर्थात त्वरण भी नियत होगा। वेग के साथ एक समान रूप से बढ़ रहा है, अर्थात नियत ढाल की रेखा कण के एक समान त्वरण को प्रदर्शित करती है तथा बढ़ता हुआ कोण वेग से अक्ष की ओर झुकी हुई रेखा वेग में बढ़ते हुए त्वरण को प्रदर्शित करती है। इसी तरह समय की ओर झुकी हुई रेखा घटते हुए त्वरण को प्रदर्शित करती है, जहाँ थीटा भी समय के साथ घट रहा है। वेग समय ग्राफ में यदि प्रारंभिक स्थिति माइनस से हो, त्वरण ऋणात्मक तथा नियत है, थीटा नियत है तथा 90 डिग्री से कम है, लेकिन कण का प्रारंभिक वेग ऋणात्मक है। वेग समय ग्राफ की इस स्थिति में त्वरण धनात्मक तथा नियत है, क्योंकि थीटा भी यहाँ पर नियत है तथा प्रारंभिक वेग धनात्मक होता है। और इसी तरह वेग समय ग्राफ की अगली स्थिति में त्वरण ऋणात्मक है, वेग नियत है। त्वरण ऋणात्मक व नियत है क्योंकि थीटा नियत है, परंतु कण का प्रारंभिक वेग धनात्मक है।
वेग समय ग्राफ की विभिन्न स्थितियों में दो स्थितियां और बनती है, जिसमें इस स्थिति में हम देखें तो त्वरण ऋणात्मक है, नियत है, क्योंकि थीटा यहाँ पर नियत है और 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से अधिक है, परंतु कण का प्रारंभिक वेग 0 है। इस स्थिति में देखें तो कण थीटा 90 डिग्री से अधिक है, अतः कण का त्वरण ऋणात्मक होगा तथा इसमें समय के नीचे से शुरू होता है, मूल बिंदु से, अतः कण का प्रारंभिक वेग ऋणात्मक है। गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ द काइनेमेटिक्स। यह एक समान त्वरण से गतिमान कण के लिए u, v, a, t तथा s में विभिन्न संबंधों को दर्शाते हैं। यहाँ u समय है, u समय t बराबर 0 सेकेंड पर कण का प्रारंभिक वेग है, v समय t पर सेकेंड पर कण का अंतिम वेग है तथा a कण का त्वरण है, s t सेकेंड में चली गई दूरी है, Sn nवें सेकेंड में तय की गई दूरी है। जब कण शून्य त्वरण के साथ गतिमान हो, यह नियत चाल के साथ एक दिशीय गति होती है। विस्थापन का परिमाण सदैव तय की गई दूरी के बराबर होता है, अतः v बराबर u, s बराबर ut, क्योंकि a बराबर 0 है। जब v बराबर u होता है तब s बराबर ut होता है, क्योंकि a बराबर 0 है। जब कण नियत त्वरण के साथ गतिमान होता है, यदि त्वरण का परिमाण तथा दिशा दोनों नियत हैं तो त्वरण नियत होगा। यदि प्रारंभिक वेग तथा त्वरण एक दूसरे के समांतर तथा प्रतिसमांतर है तो गति एक विमीय होगी। गति के समीकरण अदिश रूप में तथा गति के समीकरण सदिश रूप में। v बराबर u प्लस ए टी, वी वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s वेक्टर बराबर u वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। सदिश रूप में v वेक्टर इंटू v वेक्टर डॉट v वेक्टर माइनस u वेक्टर डॉट u वेक्टर बराबर 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर होता है। s बराबर u प्लस ए टी, u प्लस हाफ टी, s वेक्टर बराबर हाफ u प्लस v इंटू टी, एस एन बराबर u प्लस a बाई टू इंटू 2n माइनस 1, एस एन वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस a वेक्टर अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1, जहाँ एस एन nवें सेकेंड में तय की गई दूरी है। गुरुत्व के अधीन गति या मुक्त रूप से गिरना, मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल। पृथ्वी का वस्तुओं पर आकर्षण बल गुरुत्व बल कहलाता है। गुरुत्व बल के कारण वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे g द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वायु प्रतिरोध की अनुपस्थिति में सभी वस्तुएं, चाहे उनका आकार, भार या संगठन कुछ भी हो, पृथ्वी सतह पर समान त्वरण से गिरती है। ऊंचाई h r से बहुत 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 कम हो तो
पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु की गति मुक्त गति कहलाती है। गुरुत्व के अधीन गति एक विमीय गति का आदर्श उदाहरण है। इसमें वायु प्रतिरोध तथा ऊंचाई के साथ त्वरण में सूक्ष्म परिवर्तन को नगण्य मान लेते हैं। किसी ऊंचाई से यदि किसी वस्तु को गिराया जाए तो प्रारंभिक वेग शून्य होता है। गति के समीकरण: प्रारंभिक स्थिति को मूल बिंदु पर लेकर तथा गति की दिशा अर्थात नीचे की ओर धनात्मक लेने पर। यहाँ किसी इमारत से किसी व्यक्ति द्वारा फुटबॉल छोड़ी जाती है, कोई वस्तु मुक्त रूप से छोड़ी जाती है, जहाँ u बराबर 0 होता है तथा v बराबर अंतिम वेग v होता है। अतः नीचे आने का काल यानी समय ज्ञात करें तो √2h/g होता है। अतः v/h होता है, v/g होता है। v बराबर √2gh यानी अंतिम वेग √2gh के बराबर होता है तथा यह ऊंचाई v²/2g के बराबर होती है। u बराबर 0 चूँकि वस्तु विराम से प्रारंभ होती है तथा a बराबर +g क्योंकि त्वरण की दिशा गति की दिशा में है। v बराबर gt। समीकरण 1 h बराबर ½ तथा v² बराबर 2gh, hn बराबर g/2 × 2n-1 ये सभी गति के समीकरण द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। समय के सापेक्ष दूरी, वेग तथा त्वरण के ग्राफ। जब स्थिति तथा समय के रूप में ग्राफ खींचा जाता है और थीटा बढ़ता हुआ होता है, यह इसका ढाल बढ़ता रहता है तो और समान रूप से बढ़ता है तो वेग सीधी रेखा में प्राप्त होता है तथा वेग समय ग्राफ का इस स्थिति में वेग समय ग्राफ का ढाल g अर्थात त्वरण कांस्टेंट प्राप्त होता है। चूँकि h बराबर ½ है अर्थात h t की t² के समानुपाती है, अतः समय t1 2t 3t आदि में चली गई दूरियां 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 के अनुपात में होती हैं अर्थात पूर्णांकों के वर्गों के अनुपात में होती हैं। अतः प्रत्येक सेकंड में तय की गई दूरी पूर्णांकों के वर्गों के रूप में बढ़ती जाती है। nवें सेकंड में चली गई दूरी hn बराबर ½ 2n-1 होता है। अतः प्रथम, द्वितीय व तृतीय सेकंड में आदि में चली गई दूरियां क्रमशः 1:3:5 अर्थात विषम पूर्णांकों के अनुपात में होती है। यदि वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कुछ प्रारंभिक वेग से फेंकी जाए तो गति के समीकरण कुछ इस तरह से प्राप्त होते हैं। यदि कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंकी जाए तो प्रारंभिक वेग से फेंकी जाए तो गति के समीकरण कुछ इस तरह प्राप्त होते हैं। v बराबर u + at, h बराबर ut + ½ v² बराबर u² + 2gh, hn बराबर u + g/2 × 2n-1 होता है। और यदि वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए तो g त्वरण यानी कि g त्वरण माइनस में लिया जाता है। गति के समीकरण प्रारंभिक स्थिति को मूल बिंदु पर तथा गति की दिशा के अर्थात ऊपर की ओर धनात्मक लेने पर a बराबर -g प्राप्त होता है। चूँकि त्वरण नीचे की ओर है अतः गति ऊपर की ओर हो रही है। यदि वस्तु को u वेग से फेंका जाए तथा t समय पश्चात यह h ऊंचाई तक पहुंच जाए तो v बराबर u - gt, h बराबर ut - ½ gt² तथा v² बराबर
यू स्क्वायर माइनस 2gh, hn बराबर u माइनस g बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 होता है। अतः g की जगह माइनस g रख दिया जाता है। किसी भी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण माइनस में लिया जाता है। अधिकतम ऊंचाई पर v 0 होता है। उपरोक्त समीकरण से u बराबर gt तथा h बराबर हाफ gt स्क्वायर होता है। यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तथा यह h ऊंचाई तक जाती है तो u स्क्वायर प्रारंभिक वेग 2gh के बराबर होता है। प्रारंभिक वेग का वर्ग 2gh के बराबर होता है तथा यह h ऊंचाई तय करने में लगा समय t बराबर √2h/g होता है तथा प्रारंभिक वेग फिर से √2gh के बराबर होता है तथा h ऊंचाई ज्ञात की जाए तो h बराबर u²/2g होता है। समय के सापेक्ष विस्थापन, वेग तथा त्वरण के ग्राफ अधिकतम ऊंचाई के लिए कुछ इस तरह से होते हैं। जब अधिकतम ऊंचाई के लिए ग्राफ खींचा जाता है तो उनके बीच की दूरी अधिकतम ऊंचाई u²/2g होता है। यह स्पष्ट है कि दोनों राशियां वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, अथवा हम कह सकते हैं कि वायु प्रतिरोध की अनुपस्थिति में सभी वस्तुएं पृथ्वी के तल पर समान दर से गिरती हैं। ना तो त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और ना ही फेंकने पर ऊंचाई। गति वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र रहती है क्योंकि गति के किसी भी समीकरण में द्रव्यमान का पद नहीं है। इसीलिए एक भारी तथा हल्की वस्तु को जब समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो वे एक साथ तथा समान वेग से जमीन पर पहुंचती है, अर्थात t बराबर √2h/g तथा v बराबर √2gh होता है। गुरुत्व के अधीन गति में ऊपर जाने में लगा समय समान दूरी तक नीचे गिरने में लगे समय के बराबर होता है, अर्थात नीचे आने में लगा समय बराबर ऊपर जाने में लगा समय बराबर होते हैं। कुल उड्डयन काल कैपिटल T बराबर T1 प्लस T2 होता है बराबर 2u/g होता है। गुरुत्व के अधीन गति में जिस चाल से वस्तु ऊपर की ओर प्रक्षेपित की जाती है उसी चाल से वस्तु प्रक्षेपण बिंदु पर वापस आती है तथा साथ ही पथ के किसी भी बिंदु पर वेग का परिमाण समान होता है, चाहे वस्तु ऊपर की ओर गतिमान हो चाहे नीचे की ओर गतिमान हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है। यदि वायु प्रतिरोध को गणना में लिया जाए तो ऊपर जाने का समय नीचे आने के समय के बराबर होता है, नीचे आने के समय से कम होता है। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तो ऊपर जाने का समय t1 u/g प्लस a तथा h बराबर u²/2g प्लस a होता है, जहाँ g गुरुत्वीय त्वरण है तथा a वायु प्रतिरोध द्वारा उत्पन्न मंदन है तथा ऊपर की ओर जाने में दोनों ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करेंगे। नीचे की ओर गति में a तथा g दोनों विपरीत दिशा में कार्य करेंगे। जब कोई वस्तु नीचे आती है तो a का त्वरण तथा g गुरुत्वीय त्वरण दोनों विपरीत दिशा में होती है, अतः वस्तु नीचे आने में ज़्यादा समय लेगी बजाय ऊपर जाने के। h बराबर हाफ g माइनस a T2 का स्क्वायर या फिर u²/2g प्लस a बराबर हाफ g माइनस a T2 का स्क्वायर के बराबर होता है। अतः T2 बराबर u/√g प्लस a g माइनस a होता है।
T1 तथा T2 की तुलना करने पर हम कह सकते हैं कि T2 T1 से अधिक होता है, क्योंकि G प्लस A G माइनस A से बड़ा है। परिवर्तित त्वरण के साथ गति। यदि त्वरण समय के साथ परिवर्तित हो रहा है तो उस गति को परिवर्तित त्वरण के साथ गति कहते हैं। यदि त्वरण समय का फलन है तो A बराबर ft होगा, तो v बराबर u प्लस एफ टी इंटू डी टी का समाकलन, जहाँ t की सीमा 0 से t तक होती है। अतः s बराबर यू टी प्लस एफ टी का डी टी के साथ दो समाकलन तथा फिर समाकलन का डी टी के साथ एक बार फिर से समाकलन, जहाँ t की सीमा 0 से t तक होती है। यदि त्वरण दूरी का फलन है, तो a बराबर एफ एक्स, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एफ एक्स डी एक्स, जहाँ x की सीमा x 0 से x तक है। यदि त्वरण वेग का फलन है तो t बराबर डी यू अपॉन एफ वी का समाकलन, जहाँ वेग की सीमा u से v तक है, तथा x बराबर x नॉट प्लस वी डी वी अपॉन एफ वी का समाकलन, या v अपॉन एफ वी का समाकलन dv के साथ, जहाँ v की सीमा u से v तक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट: वस्तु की रैखिक गति के दौरान उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। वस्तु की घूर्णी गति में वस्तु की दिशा में परिवर्तन होता है, जबकि घूर्णन अक्ष से वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक बिंदु द्रव्यमान से अर्थ है केवल गणितीय संकल्पना से है। यह अवधारणा वस्तु की गति का सरल तरीके से विश्लेषण करने के लिए प्रस्तुत की जाती है। मूल बिंदु का चयन पूर्णतः स्वैच्छिक होता है। एक विमीय गति में वेग तथा त्वरण के बीच कोण 0 तथा 180 होता है तथा यह समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। द्विविमीय गति में वेग तथा त्वरण के बीच का कोण 0 तथा 180 डिग्री के अतिरिक्त कोई भी कोण हो सकता है। यह समय के साथ परिवर्तित भी हो सकता है। यदि a वेक्टर तथा v वेक्टर के मध्य कोण 90 डिग्री है तो कण का पथ वृत्ताकार होगा। जब a वेक्टर तथा v वेक्टर के मध्य कोण -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच है, तब कण की चाल में वृद्धि होती है। जब a वेक्टर तथा v वेक्टर के मध्य कोण 90 डिग्री से 270 डिग्री के बीच है, तब कण की चाल घटती है तथा चाल में कमी होती है। यदि a वेक्टर तथा v वेक्टर के मध्य कोण 90 डिग्री है तो कण की चाल नियत रहती है। कण द्वारा तय की गई दूरी समय के साथ कभी नहीं घटती है तथा सदैव बढ़ती है। कण का विस्थापन किसी कण की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। यह तय की गई वास्तविक दूरी के बराबर भी हो सकती है और नहीं भी। किसी कण का विस्थापन से कण द्वारा चले गए पथ की प्रकृति ज्ञात नहीं की जा सकती। विस्थापन का परिमाण चली गई दूरी के बराबर हो सकता है या उससे छोटा होता है, बड़ा कभी नहीं हो सकता। चूँकि दूरी विस्थापन से बड़ी होती है या बराबर होती है, इसलिए किसी वस्तु की औसत चाल उस वस्तु के औसत वेग के परिमाण के बराबर तथा अधिक होती है। किसी वस्तु की औसत चाल उस वस्तु की तात्क्षणिक चाल के बराबर होगी यदि वस्तु की नियत चाल में गति करती है। किसी पिंड अथवा वस्तु को एक समान गति करने के लिए किसी बल की आवश्यकता नहीं होती है। किसी वस्तु का वेग धनात्मक होगा यदि वह मूल बिंदु से दाईं ओर गति करती है,
तथा यदि वह मूल बिंदु से बाईं ओर गति करती है तो उसका वेग ऋणात्मक होगा। यदि कोई कण लौटकर पुनः प्रारंभिक बिंदु पर आ जाता है तो वह इसका विस्थापन शून्य होता है, परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं होती है। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति के दौरान अपनी दिशा पलटती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी वस्तु के विस्थापन के परिमाण से अधिक होती है। वस्तु द्वारा चली गई दूरी वस्तु के विस्थापन के परिमाण से अधिक होती है। इस स्थिति में वस्तु की औसत चाल वस्तु के औसत वेग से अधिक होती है। स्पीडोमीटर वाहन की तात्क्षणिक चाल को मापता है। यदि कोई वस्तु कुल गति में आधे समय तक v1 चाल से तथा शेष आधे समय में v2 चाल से गति करती है तो v एवरेज बराबर v1 प्लस v2/2 होता है। जब कण की गति आधी दूरी v चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से तय करता है तो v एवरेज बराबर 2v1v2/v1 प्लस v2 होता है। जब कण प्रथम 1/3 दूरी v1 चाल से तथा द्वितीय 1/3 दूरी v2 चाल से तथा अंतिम 1/3 दूरी v3 चाल से चलता है तो v एवरेज बराबर 3v1v2v3/v1v2 प्लस v2v3 प्लस v3v1 के बराबर होता है। दो कण जिनके विस्थापन समय ग्राफ के ढाल θ1 तथा θ2 है एवं वेग क्रमशः v1 v2 है तो v1/v2 बराबर θ1/θ2 होता है। एक समान गति करते हुए कण का वेग बराबर विस्थापन समय ग्राफ का ढाल के बराबर होता है। विस्थापन समय ग्राफ का ढाल जितना अधिक होगा कण का वेग भी उतना ही अधिक होगा। इसका विलोम भी सत्य है कि जितना कम होगा उसका वेग भी उतना ही कम होगा। वीटी ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल कण का विस्थापन दर्शाता है तथा वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण दर्शाता है। यदि कोई कण t1 समय तक त्वरण a1 से त्वरित होता है तथा t2 समय तक त्वरण a2 से त्वरित होता है तो औसत त्वरण a एवरेज बराबर a1 t1 प्लस a2 t2 बटे a1 t1 प्लस t2 के बराबर होता है। यदि दो भिन्न द्रव्यमानों m1 m2 की वस्तुओं पर समान बल लगाते हैं तो उनके त्वरण क्रमशः a1 तथा a2 उत्पन्न होता है। अब यदि वस्तुओं को जोड़ दिया जाता है तो निकाय पर समान बल आरोपित किया जाए जोड़कर लगाया जाए तो निकाय का त्वरण a बराबर a होगा, जिसका मान a बराबर a1 a2/a1 प्लस a2 के बराबर होता है। यदि वस्तु विराम से गति प्रारंभ करती है तथा समान त्वरण से गति करती है तो वस्तु द्वारा t सेकंड में तय की गई दूरी t के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। अतः s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर के बराबर है। हम कह सकते हैं कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड में चली गई दूरियों का अनुपात a स्क्वायर 1 स्क्वायर अनुपात 2 स्क्वायर अनुपात 3 स्क्वायर अथवा 1:4:9 के बराबर होती है। यदि कोई वस्तु विराम से गति प्रारंभ करती है तथा समान त्वरण से गति करती है तो वस्तु के द्वारा nवें सेकंड में चली गई दूरी 2n-1 के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः Sn बराबर Sn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n-1। हम कह सकते हैं कि प्रथम तथा द्वितीय तथा तृतीय सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात 1:3:5 के बराबर है। u वेग से गति करती हुई वस्तु के ब्रेक लगाकर s दूरी के अंदर रोका जाता है। यदि वस्तु n u वेग से गति कर रही हो तो समान ब्रेक लगाकर वस्तु को रोका जाए तो यह ns दूरी तय करने के पश्चात रुकेगी।
वी स्क्वायर, चूँकि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as के बराबर है तथा v बराबर 0 है, तो यू स्क्वायर माइनस 2as के बराबर है, जहाँ s बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2a होता है। अतः s यू स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चूँकि a नियत है। अब हम कह सकते हैं कि यदि वेग को n गुना कर दें तो समान बल के लिए s का मान n गुना हो जाएगा, n स्क्वायर गुना हो जाएगा। कोई कण सीधी रेखा में a से b तक एक समान त्वरण से गति करता है तथा a तथा b पर इसके वेग क्रमशः v1 v2 है। यदि c a तथा b का मध्य बिंदु है तो c पर कण का वेग होगा v बराबर अंडर रूट v1 का स्क्वायर v2 प्लस v2 का स्क्वायर बाई 2। यदि वायु प्रतिरोध नगण्य मान ले तो वस्तु उसी प्रक्षेपण बिंदु पर उसी परिमाण के वेग से लौटती है जिस वेग से उसे उस प्रक्षेपण बिंदु से फेंका जाता है। सभी वस्तुएं मुक्त रूप से समान त्वरण से गिरती हैं। गिरती हुई वस्तु का त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि दो वस्तुएं समान ऊंचाई से नीचे की गिराई जाती है तो वे समान समय में समान वेग से जमीन पर पहुंचेंगी। यदि किसी मीनार के शीर्ष से एक पिंड u वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तथा उसी बिंदु से समान वेग से एक वस्तु नीचे की ओर फेंका जाता है तो दोनों जमीन पर समान वेग से पहुंचते हैं। जब कोई कण पुनः प्रारंभिक बिंदु पर आ जाता है तो इसका औसत वेग शून्य होगा, परंतु इसका औसत चाल शून्य नहीं होगी। दो कण A व B समांतर रेखाओं के अनुदिश समान दिशा में गति करते हैं तो B के सापेक्ष A की सापेक्षिक चाल A माइनस VB होगी तथा A के सापेक्ष B की चाल VBA माइनस VB माइनस VA, VBA बराबर VB माइनस VA होगी। यदि दोनों कण समांतर रेखाओं में परंतु विपरीत दिशा में गति करते हैं तो B के सापेक्ष A की चाल VA प्लस VB होगी तथा VA के सापेक्ष B की चाल माइनस VB माइनस VA होगी। माना कि कोई वस्तु u वेग से पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर प्रक्षेपित की जाती है। यहाँ वायु घर्षण नगण्य है तो वस्तु की गति के लिए अधिकतम प्राप्त ऊंचाई h बराबर u/2g होगी। ऊपर जाने में लगा समय तथा नीचे आने में लगा समय दोनों बराबर होंगे तथा t बराबर u/g के बराबर है। उड्डयन काल कैपिटल T बराबर स्मॉल t इंटू 2 अतः 2u/g के बराबर है। जमीन पर टकराते समय वस्तु का वेग बराबर वेग जिससे ऊपर फेंकी जाती है, दोनों बराबर होते हैं। जब प्राप्त ऊंचाई अधिक न हो तब u अधिक न हो अर्थात u अधिक न हो तो द्रव्यमान भार त्वरण के समय के साथ नियत रहते हैं, परंतु इसकी चाल वेग संवेग स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित होंगे। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तो जमीन से शीर्ष बिंदु तक जाते समय निम्न परिवर्तन होंगे। चाल में परिवर्तन u, वेग में परिवर्तन u, संवेग में परिवर्तन mu, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, जो कि हाफ mu होता है, हाफ mu स्क्वायर होता है। पृथ्वी के तल पर वापस आने पर यह राशियां निम्न रूप से परिवर्तित होंगी। चाल में परिवर्तन 0 होगा, वेग में परिवर्तन 2u होगा, संवेग में परिवर्तन 2mu होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है और वो कितना होता है? 0 नहीं होता है।
यदि वायु घर्षण गणना में लिया जाए तो ऊपर फेंकी गई वस्तु की गति के लिए ऊपर जाने में लगा समय नीचे आने में लगा समय से कम होगा। जमीन पर आने पर वस्तु की चाल प्रारंभिक चाल से कम होगी। ऐसा ही वेग के परिमाण, संवेग के परिमाण तथा गतिज ऊर्जा में संबंध में भी सत्य होगा। अधिकतम प्राप्त ऊंचाई u/2g से कम होगी। एक कण कुछ ऊंचाई से विरामावस्था से नीचे गिराया जाता है। इसके द्वारा क्रमागत 1 मीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात पूर्णांकों में वर्गों के अंतर के बराबर होता है। प्रथम 1 मीटर दूरी तय करने में लगे समय √1 के समानुपाती है तथा दूसरी दूरी में तय करने में लगे समय हैं √2 - √1 के समानुपाती है। और इसी तरह √3 - √2, √4 - √3 और डैश डैश।